Once again, a very warm welcome to our YouTube channel Storytelling with Bani and Poojan। आज हम आपके लिए 99 सॉन्ग्स नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है। ये एक म्यूजिकल रोमांस है जिसे कि IMDb पे 8.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म के बारे में अगर मुझे आपको सबसे खास बात बतानी हो तो वो ये है कि इसकी कहानी AR रहमान और विश्वेश कृष्णमूर्ति ने लिखी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है AR रहमान ने और इसका सारा का सारा म्यूजिक भी AR रहमान ने ही दिया है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म का म्यूज़िक कितना ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इससे पहले कि मैं इस फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू शुरू करूं, मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूं जो शुरुआत से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लगातार हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक औरत की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स उस औरत को तो नहीं बचा पाते लेकिन उसके बेटे को बचा लिया जाता है। उस बच्चे के पिता उससे बार बार एक ही बात कहते रहते हैं कि म्यूजिक एक बहुत बुरा नशा है और जो भी हो बड़े होकर उसे उस म्यूजिक से दूर रहना है क्योंकि इसी म्यूजिक ने उनके परिवार को बर्बाद किया है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है जय और सोफिया पर, जो साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं। जय कहानी की शुरुआत वाला वही छोटा सा बच्चा है जिसे म्यूजिक से दूर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन कॉलेज आते ही उसने अपनी पूरी जिंदगी म्यूजिक के नाम कर दी है। एक तरफ जय जहां कमाल का म्यूजिशियन है, वहीं सोफिया भी एक बहुत ही सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर है। जय का पोलो नाम का एक दोस्त है जो कि नॉर्थ ईस्ट से है। उसके नॉर्थ ईस्टर्न होने की वजह से कुछ लोग उसे चिंगी चिंगी कहकर बुलाते हैं। रिकी नाम का एक लड़का पोलो से बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है जिसके चलते कि जय की उसके साथ बहस हो जाती है। तभी सोफिया के पिता संजू सिंघानिया वहां आ जाते हैं और वो जय से बात करने लगते हैं। क्योंकि वो सोफिया और जय के बारे में जानते हैं इसीलिए वो उसे अपने घर डिनर पे बुलाते हैं। इस सीन के बाद हमें थोड़ा सा शॉक दिया जाता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां जय एक फैसिलिटी से भागता है। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में होता है और जैसे ही वो वहां से भागता है उसके पीछे पुलिस लग जाती है। वो पहाड़ी से कूद जाता है लेकिन फिर अचानक से उसे डॉक्टर के ऑफिस में दिखाया जाता है। उस डॉक्टर का किरदार मनीषा कोइराला ने निभाया है और वो उसे एक डायरी देती हैं। साथ ही वो उससे कहती हैं कि उसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे यहाँ आना पड़ा। इसके बाद हमें पार्टी का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ जय को सोफिया के पिता ने बुलाया था। वो सोफिया के लिए एक गाना परफॉर्म करता है जो कि सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। संजू जय को अपने पास बुलाते हैं और उसे चीफ मिनिस्टर प्रभाकर से मिलाते हैं। प्रभाकर जय से कहता है कि उसे इस तरह के गाने पसंद है, जिस पर जय उन्हें थैंक्स बोलकर ये कहता है कि उसे इस बात की खुशी हुई कि उन्हें उसका गाना पसंद आया। तो इस पर प्रभाकर कहते हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उन्हें जय का गाना पसंद आया है। वो उसे कहते हैं कि म्यूजिक में दो चीजें होती हैं, एक सच्चाई और दूसरी अच्छाई। तुम्हारे गानों में अच्छाई तो जरूर है लेकिन तुम्हारे गानों में भी सच्चाई नहीं है। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब संजू जय को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो एक म्यूजिक कंपनी शुरू करना चाहते हैं। वो इस तरह की एक ऐप क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि म्यूजिक सब लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही वो जैसे कहते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि इस बिजनेस को वो संभाले, क्योंकि कहीं ना कहीं सोफिया से शादी करने के बाद जय भी इसी फैमिली का हिस्सा होने वाला था। जय संजू के इस प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि वो म्यूजिक का व्यापार नहीं करना चाहता। वो ऐसा म्यूजिक क्रिएट करना चाहता है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। और उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि म्यूजिक ही दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बदल सकती है। इस बात पर संजू जोर जोर से हंसने लगता है और जय का बहुत मजाक उड़ाता है। वो जय को ये चैलेंज देता है कि क्या वो ऐसा एक गाना बना सकता है जो किसी की जिंदगी बदल दे। और फिर वो जय से कहते हैं कि एक गाना क्यों, वो चाहे तो 100 ऐसे गाने बना सकता है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। और जिस दिन वो ऐसा कर देगा वो सोफिया के साथ शादी कर सकता है। ये बात सुनकर जय एकदम चुप सा हो जाता है। जैसे ही वो कॉलेज वापस जाता है और इस बारे में पोलो से बात करता है, पोलो से ये ऑफर देता है कि वो चाहे तो पोलो के साथ उसके घर शिलोंग आ सकता है, क्योंकि शिलोंग एक ऐसी जगह है जहाँ कोई चाहे तो 100 क्या अनगिनत गाने लिख सकता है। अब जय सोफिया के नाम एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो ये कहता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, लेकिन वो इस बारे में सोफिया को कुछ भी नहीं बता सकता। और इतना ही कहकर वो वहां से शिलोंग निकल जाता है। अब जय पोलो के घर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि पोलो की पूरी फैमिली म्यूजिशियंस की फैमिली थी। वो उनके बीच में इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजरने लगता है। पोलो की फैमिली के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करते करते जय कई गाने लिखता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसका म्यूजिक थम सा जाता है।
तभी पोलो को जैज क्लब का ख्याल आता है। अब पोलो जय को अपने साथ सिटी जैज क्लब में लेके जाता है, जहां उसकी मुलाकात शीला से होती है। शीला जब जय को परफॉर्म करते हुए देखती है तो उसे उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो जय और पोलो दोनों को ही अपने बैंड में रख लेती है। लेकिन देखते ही देखते शीला और जय के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और ये देखकर पोलो को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगता है कि जय और शीला के बीच में कुछ चल रहा है और शीला के लिए जय सोफिया को धोखा दे रहा है। लेकिन असल बात तो ये थी कि जय और शीला के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों के बीच में एक ही रिश्ता था जो कि म्यूजिक का था। जहाँ एक तरफ जय अपने म्यूजिक और शीला के साथ बिजी है, वहीं दूसरी तरफ सोफिया की दुनिया एकदम थम सी गई है। सोफिया हर वक्त जय के बारे में सोचती रहती है कि तभी उसे पेरिस से एक लेटर आता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जय के पास आने लगती है। पोलो एक दिन अचानक से जय के सामने अपनी शादी की अनाउंसमेंट करता है कि तभी पोलो की एंगेजमेंट पार्टी में ऐसा कुछ होता है जिससे कि उन सबकी जिंदगियां बदल जाती हैं। पोलो का एक पुराना दोस्त उसके पास ड्रग्स लेकर आता है। वो लोग अभी ड्रग्स कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। क्योंकि ये पार्टी जैज क्लब में हो रही थी, इसीलिए जय शीला के पास चला जाता है। शीला जय से कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और उन्हें कॉफी पी लेनी चाहिए। अचानक से पुलिस पोलो के पास आती है और उसे कहती है कि उसके दोस्त को कुछ हो गया है। पोलो जब भागता हुआ जय के पास आता है तो वो देखता है कि शीला और जय का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में जहां जय बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शीला ऑलमोस्ट मर ही चुकी है। ये वही दिन था जब सोफिया जय के पास आने वाली थी। वो अपना सामान पैक करके घर से निकल ही रही थी कि तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। संजू सोफिया को फोन पर एक न्यूज दिखाते हैं जिस पर यह लिखा था कि एक पियानिस्ट और एक सिंगर का पैशन एक कार क्रैश में बदल गया। ये पढ़ते ही सोफिया की जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है। बैकग्राउंड में सोफिया की आवाज कुछ डायलॉग्स कहती है जो शायद इस फिल्म के सबसे बेहतरीन डायलॉग्स हैं। वो कहती है कि दूरियों का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अक्सर गलतियां करवाती हैं। जहां एक तरफ सोफिया पेंट कर करके पागल हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जय को पुलिस बहुत बुरी तरह से मार रही है। पुलिस वालों का ये कहना था कि जय के ब्लड में बहुत से ड्रग्स मिले थे और इतनी ड्रग्स लेने के बाद गाड़ी चलाना तो दूर, उसे घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए था। जितने भी लोग जय को जानते थे वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्रग्स लेना तो दूर, वो तो कभी शराब को भी हाथ नहीं लगाता था। पोलो जब डॉक्टर के पास जय के बारे में बात करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ब्लड में क्रिस्टल मेथ नाम की एक ड्रग्स मिली थी। इस पर पोलो डॉक्टर से कहता है कि इसमें जय की 1% भी गलती नहीं है। असल में जिस रोज पुलिस की रेड पड़ी थी उस रोज पोलो के पास ड्रग्स थे। पुलिस को आता हुआ देखकर उसने कॉफी की केतली में ड्रग्स डाल दिए थे। जब शीला और जय ने वो कॉफी पी तो उन्हें पता भी नहीं था कि उसमें कितने ड्रग्स हैं। अनजाने में इसी ड्रग्स के नशे में वो लोग गाड़ी लेकर बाहर चले गए, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस बात पर डॉक्टर पोलो को बहुत बुरी फटकार लगाते हैं। वो पोलो के पिता के दोस्त हैं, इसीलिए वो पोलो के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते। लेकिन वो उसे बताते हैं कि ड्रग्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि जय को ब्रेन हैमरेज तक हो सकता था। अब वो पोलो को एक रास्ता बताते हैं जिसमें कि अगर जय को एक ड्रग एडिक्ट साबित कर दिया जाए तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। उसकी जो भी सजा होगी वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में होगी और उसके बाद वो बाहर आकर एक आम जिंदगी जी सकता है। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी दिखने वाली लड़की सोफिया, जो कि हमेशा रंगों में घिरी रहती थी, अब हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी एकदम बेरंग सी हो चुकी है। जय भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में एकदम पागल सा हो गया है। वो रोकर और चिल्लाकर सबसे बस यही सवाल करता है कि उसने आखिर किया क्या है। जय के अंदर का म्यूजिक अब कहीं खत्म सा हो गया है। वो इंसान जो बस म्यूजिक के लिए जिया करता था, वो गाता तक नहीं है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कहानी के एकदम बीच में दिखाया गया था। एक रोज जय उस रिहैब सेंटर से भाग जाता है और पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर वहां से कूदने की कोशिश करता है। जय को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जिनका किरदार मनीषा कोइराला ने निभाया है। जब उन्हें जय की कहानी पता चलती है तो वो कहीं ना कहीं उससे सिंपैथाइज करती हैं। रिहैब में पोलो भी जय से मिलने आता है जो उसे बताता है कि उसके पास अब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए जय को और ज्यादा दिन यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। तो इस पर जय उससे कहता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी और उसके पिता हमेशा से सही कहा करते थे कि म्यूजिक सबको बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता है। जब वो छोटा था तो उसके पिता ने उससे वचन लिया था कि वो कभी भी म्यूजिक नहीं अपनाएगा, लेकिन क्योंकि उसने अपने पिता की कसम को झुठला दिया, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जय से मिलने एक दिन कोई आता है। जय उस इंसान को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही इंसान था जो उसे हर जगह दिखाई देता था। जब जय उस इंसान से पूछता है कि आखिर वो कौन है तो वो उसे उसकी माँ के बारे में बताता है। वो जय को एक फोटो देते हैं जिसमें उसके पिता के साथ साथ उसकी माँ की तस्वीर भी थी।
वो जय को बताते हैं कि उसकी माँ बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छा गाया करती थी। जब उसके पिता उसकी माँ से मिले थे तो उनकी पहले से ही अपनी बॉस की बेटी के साथ सगाई हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसकी माँ से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी। दोनों की शादी हो गई और दोनों ही बहुत अच्छे से रहने लगे। उसकी माँ का म्यूजिक इतना ज्यादा अच्छा था कि लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। जैसे जैसे उसकी माँ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई, वही उसके पिता का वक्त और ज्यादा खराब होता गया। और फिर वो वक्त आया जब उसके पिता उसकी माँ से जलने लगे। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई तो धीरे धीरे उसके पिता उन्हें गाने से रोकने लगे। उन्होंने शोज तो बंद कर ही दिए थे, लेकिन घर पर गाने में भी पाबंदी होने लगी। लेकिन फिर भी जय जब पेट में था तो उसकी माँ उसे छुप छुप कर एक धुन सुनाया करती थी, इस उम्मीद में कि जब जय बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसे धुन याद रहेगी। एक दिन जब जय के पिता ये देख लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इतना ज्यादा गुस्से में कि वो सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ देते हैं। वो उसकी माँ को बहुत कुछ सुनाते हैं। इसके बाद उनका डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और जय को जन्म देते देते ही उनकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं जय अब ये समझ जाता है कि म्यूजिक को लेकर उसका प्यार उसकी माँ की ही वजह से था। पोलो अब पूरी की पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाता है और जय को रिहैब से बाहर निकलवा देता है। अभी जय रिहैब से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी वो डॉक्टर से कहता है कि उसके दिमाग में एक धुन आई है और वो उस धुन को अभी के अभी और यहीं गाना चाहता है। जय जो गाना गाता है, पोलो उस गाने को रिकॉर्ड कर कर रिकी के पास ले जाता है। रिकी पोलो और जय का वही क्लासमेट था जो उन्हें परेशान किया करता था। क्योंकि रिकी अभी एक रेडियो जॉकी है, इसीलिए पोलो वो गाना पेन ड्राइव में लेकर रिकी के पास छोड़ जाता है। रिकी को वो गाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसे ऑन एयर कर देता है। वो गाना जैसे ही ऑन एयर होता है वो वायरल हो जाता है। बाकी लोगों के साथ साथ चीफ मिनिस्टर प्रभाकर भी वो गाना सुनते हैं। गाना सुनते सुनते अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने आ जाती है। इस गाने को सुनने के बाद उनके अंदर कुछ बदल सा जाता है, इसीलिए वो टीवी पर एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें कि वो बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस का पर्दाफाश करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि ये सब एक गाने की वजह से हुआ है और उस गाने ने उनकी जिंदगी बदल दी। क्योंकि संजू भी ये इंटरव्यू देख रहा है और वो ये जानता है कि ये गाना और किसी का नहीं बल्कि जय का है, इसीलिए उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जय अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी माँ के पुराने घर में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सोफिया से होती है और कहीं ना कहीं ये कहानी की हैप्पी एंडिंग है। आई नो कि इस फिल्म की कहानी में इतना खास कुछ नहीं था, लेकिन इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात ये थी कि इसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग था। कोई बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लाइन ना होने के बावजूद भी एक्टर्स की एक्टिंग इतनी ज्यादा कमाल की है कि वो आपको पूरी मूवी में अपने साथ बांध कर रखेगी। अगर मुझे किसी बिग बजट कमर्शियल मूवी के ऊपर इस मूवी को चूज करना पड़े देन आई विल चूज दिस मूवी, क्योंकि इस तरह की फिल्में सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाती हैं। आई नो कि नवंबर स्टोरी के बाद मैं ये दूसरी बार कह रही हूँ, लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई रिच थिएटर ड्रामा देख रहे हो। ये फिल्म अपनी IMDb रेटिंग को जस्टिफाई करती है और ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ही डिजर्व करती है। तो अगर आप किसी भी तरह से म्यूजिक में इन्वॉल्व हो या म्यूजिक लवर हो देन गो एंड वॉच दिस मूवी, यू लव इट। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको इस फिल्म में सबसे बड़ा हाईलाइट क्या लगा। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।